हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर जनवरी 2024 के लिए हम कवर करेंगे। इस बार मैंने पीपीटी में आपके लिए एमसीक्यू भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is the theme of State Finance, a study of budget of 2023-24? आपको थीम बताना है स्टेट फाइनेंस का। इस स्टडी का नाम ये है और ये पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, जो हमारे देश में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ये जो स्टेट की फाइनेंस की कंडीशन है उसको एनालाइज करने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। तो हर साल उस रिपोर्ट का एक थीम होता है, वही थीम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कैपिटल डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, रेवेन्यू डायनामिक्स टुवर्ड सस्टेनेबल गोल, रेवेन्यू डायनामिक्स टुवर्ड डेवलप्ड इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट। इस जो ये रिपोर्ट है, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड हम 2-3 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका थीम है, रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिपोर्ट से बनता है, व्हाट इज स्टेट्स कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2021-22। हमारे को बताना है कि जीडीपी का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है वेरियस स्टेट्स का। आपके ऑप्शन है 4.1, 3.8, 4.8 और 2.8। और इसका आंसर हम देखेंगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ कैपिटल आउटले एंड परसेंटेज ऑफ कैपिटल आउटले टू जीडीपी इन 2024। आप इसमें देख रहे होंगे, कहीं आपके पास 21-22 दिया है, कहीं 22-23 दिया है। ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि जो ये फिस्कल डेफिसिट की फिगर है, ये जो फाइनल होके आती है वो 3 साल बाद आती है, इसीलिए 21-22 का दिया गया है। और यहाँ पे हम कैपिटल आउटले की बात कर रहे हैं, तो ये हम इसमें ग्रोथ देख रहे हैं और जीडीपी का इसमें परसेंटेज देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 23-24 है। तो आपके ऑप्शन है 44.5 एंड 1%, 44.2 और 2% ऑफ जीडीपी, 3 और 6% और 42.6 और 2.9%। तो इसका सही जवाब है 42.6 और 2.9%। अब हम देखेंगे इसकी की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, जो आरबीआई ने पब्लिश की है। हमारे जो भी इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके आधार पर। स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% इन 21-22 टू 2.8%। तो मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया कि हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है स्टेट का, वो कम हो गया है, 2.8 आ गया है वो 21-22 में, जो कि 20-21 में था 4.1। ये 20-21 में ज़्यादा क्यों था? क्योंकि हमने कोविड के कारण काफ़ी सारा लोन लिया था अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। ये एक्सपेंडिचर कम किस वजह से हुआ है? लेड बाय मॉडरेशन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो गया है और हमारा साथ साथ क्या हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट, मतलब हमें लोन लेने की आवश्यकता कम पड़ी है अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। अब एक क्वेश्चन था
कि हमारा कैपिटल आउटले का ग्रोथ कितना हुआ और वो कितना है हमारे जीडीपी का परसेंटेज। सो कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% इन 23-24 और परसेंटेज कितना है 2.9, मतलब हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका 2.9 हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। एक देश के विकास के लिए जो कैपिटल आउटले है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे असेट का क्रिएशन होता है। ये हमारी जो हमने खर्चा किया उससे और पैसा जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश में होना बहुत ज़रूरी है। इसके मल्टीप्लायर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है हमारा इकोनॉमिक आउटपुट को। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टेट का आ गया है 2.8 के पास और कैपिटल आउटले की ग्रोथ हुई है 42.6। ये इस फिगर को बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बड़ी फिगर है। और परसेंटेज कितना है जीडीपी का 2.9। सो अब हम आगे चलते हैं। स्टेट टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। The debt GDP ratio of state declined from 31% at March end 2021 to 27.5% by end March 2023, supported by fiscal consolidation। देखिए जो स्टेट की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, टोटल जितना भी डेट है स्टेट्स का वो भी कम हो गया है। वो कितना बच गया है 27.5% 2023 में। नेट मार्केट बोरोइंग क्या होती है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है। तो उसमें क्या ट्रेंड रहा, स्टेट डिपेंडेंस ऑन नेट मार्केट बोरोइंग विच हैड risen significantly in past declined to 76% in budgeted gross fiscal deficit for 2023-24। जो हमारा नेट मार्केट बोरोइंग है ये बहुत कम हो गया है। कितना कम हुआ है 76%। कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका गवर्नमेंट को, जैसे जो सैलरी पे पैसा जाता है, पेंशन पे पैसा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को जितने भी करने पड़ते हैं उसे हम कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को करना ही करना पड़ता है। ये कितना रहा है 23-24 में जीडीपी का 4.5%। अब क्योंकि जो आरबीआई है वो सलाह देने का काम भी करता है, तो जैसे गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट का इसने फाइनेंस को स्टडी किया है, तो क्या क्या कंसर्न है स्टेट के वो भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। जैसे कि जिसमें पहला कंसर्न है लो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, रिड्यूस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वेरियस स्टेट्स जो ओपीएस देने की बात कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और प्रीकेरियस फिस्कल सिचुएशन। अब देखिए लो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है कि ये वेरियस स्टेट में ऐसी कंडीशन है कि ये जीडीपी का सिर्फ 1% रह गया है लगभग लास्ट 10 वर्षों में। जबकि हम अगर और कंट्री से कंपेयर करें जैसे सिंगापुर, इजिप्ट, ईरान, यहाँ पे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू 10% है। रिड्यूस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री वीज़ देने के पक्ष में ज़्यादा है, जिससे कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा कम हो गया है। और द एलोकेशन फॉर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, ये रिड्यूस हो गया है, जो कि कंसर्न की बात है क्योंकि ये सारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे भविष्य में स्टेट को पैसा आने की संभावना होती है। अगर वो प्रेजेंट में इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं करेगी तो वो भविष्य के लिए इन फ्यूचर अपने पास इनकम के रिसोर्सेज को बिल्कुल ख़त्म कर रही है। ओपीएस के कारण क्या हो रहा है, इससे बर्डन पड़ रहा है स्टेट के फाइनेंस पे और इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा लोन
लेना पड़ रहा है और जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हो रहा है। इफ़ ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिवर्ट टू ओपीएस, सभी स्टेट गवर्नमेंट अगर ओपीएस देती है तो जो फिस्कल बर्डन है वो पड़ेगा एनपीएस का 4.5%। मतलब अगर गवर्नमेंट सारी स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस की जगह ओपीएस देती है तो जितना पैसा वो एनपीएस में देगी उसका 5 गुना 4.5 गुना उसे ओपीएस में देना पड़ेगा। ये मतलब हुआ इसका। प्रिकैरियस फिस्कल सिचुएशन, एनी फर्दर प्रोविजन ऑफ नॉन मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिडी ट्रांसफर एंड गारंटी विल रेंडर देयर फिस्कल सिचुएशन प्रिकैरियस, क्योंकि हम इस तरह के वादे कर रहे हैं जिसका कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिससे जो स्टेट की फाइनेंस की कंडीशन है वो बदतर हो जा रही है। अब हम इससे इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, स्टेट फाइनेंस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू कम है तो उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर पब्लिक सर्विसेज चार्जेस, रॉयल्टी एंड प्रीमियम फ्रॉम माइनिंग असेट एंड मोनेटाइजेशन। एक ये हो गया हमारा सुधार करने का पहला कदम। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर, देखिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 280 में कि जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच पैसे का बंटवारा करता है। और अभी हमने हाल ही में देखा कि हमारे पास 16 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरविंद पंगरिया को। ठीक है, और अब ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट के बीच फंड्स का बंटवारा होगा। ओके, तो इसके लिए उनके पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, स्टेट फाइनेंस की कैपेसिटी कितनी है स्टेट के पास, फॉरेस्ट कितना है, इस तरह से कुछ पैरामीटर होते हैं जिस पे ये बंटवारा किया जाता है। तो अगर हम उसमें एक क्राइटेरिया ये रखें कि किस स्टेट ने फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पे काम किया गया है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि स्टेट के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगा और सभी स्टेट अपने जो स्टेट फाइनेंस की कंडीशन को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र। स्ट्रीमलाइनिंग फंड ट्रांसफ़र टू इफ़ेक्टिव गवर्नेंस, जैसे एफिशिएंट बैंकिंग अरेंजमेंट, कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर असेंशियल फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन। क्लाइमेट फाइनेंस भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की नेचुरल क्लैमिटी आ रही है तो हमारे पास पहले ही प्रोविज़न होना चाहिए ऐसी क्लैमिटी को फेस करने के लिए। अब जो फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट के बजट को दुरुस्त रखने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी, उनसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी। उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो थे NK सिंह। इन्होंने बोला था कि डेट टू GDP रेशो कितना होना चाहिए, तो आपके ऑप्शन है 40% होना चाहिए 2023 में, जिसमें 20% हो सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% हो स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा ऑप्शन है 50%, 50% बाई 2023, कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ फॉर सेंटर एंड 30% ऑफ स्टेट। 60% बाई 2023, कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ सेंटर एंड 20% ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है 60% बाई 2023, कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ स्टेट सेंटर एंड 20% ऑफ स्टेट, जो कि वर्तमान में 27.5 हुआ है 2023 में। हमने एक MCQ इस तरह से डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आता है कि एस्केप क्लॉज क्या होता है।
हमने पीछे ये रिपोर्ट डिस्कस किया, कमेटी की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन डिस्कस की एन.के. सिंह की, जिसमें कि एस्केप क्लॉज की बात की गई है। जब हम एन.के. सिंह की रिकमेंडेशन से बाहर जाते हैं तो उसको कहते हैं एस्केप क्लॉज। रिफ्यूज़ टू डू कमिटेड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत ये ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको देने से इनकार करें। ऐसा सिर्फ अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए उस समय हो सकता है, जो कि आर्टिकल 360 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अलाउ डेविएशन फ्रॉम डेवलपमेंट टारगेट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो जो ये एस्केप क्लॉज है ये रिलेटेड है किसके, जो फिस्कल टारगेट है गवर्नमेंट के। अगर देश में कुछ ऐसी अनसर्टेन कंडीशन होगी, जैसे कोविड आ गया या कोई वॉर हो गई या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई बहुत बड़े स्तर पे, तो जैसे जो फिस्कल टारगेट है, जो हमने ये वाला पढ़ा, तो इससे हम डेविएट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं एस्केप क्लॉज। अब हम देखेंगे एन.के. सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। ये क्या बोलते थे कि कंबाइंड डेट जीडीपी रेशो ऑफ सेंटर एंड स्टेट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाय 2023, कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ सेंटर एंड 20% ऑफ स्टेट। और कमेटी suggested incorporating of escape clause that allow deviation from the fiscal target under specific circumstances such as national security, act of war and national calamities। तो ये एन.के. सिंह कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी। अब देखिए, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। इसी तरह एक्सपेंडिचर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम क्या इंक्लूड करते हैं, आपको सरकार की जो रिसीट है उसके कंपोनेंट पता होने चाहिए, तभी जो वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिसिट है आप तभी उसका सही फार्मूला पता कर सकेंगे। और या आपको बोले कि आपके पास कुछ फिगर्स हो, उसमें से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट निकालिए, रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए, इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए, तो आपको एक एक आइटम का पता होना चाहिए कौन सी आइटम किसका पार्ट है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट। देखिए, रेवेन्यू दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स होती है जिसका गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। कैपिटल रिसीट्स होती है जिसका गवर्नमेंट पर बोझ पड़ता है, जैसे कि लोन हो गया, जो लोन से गवर्नमेंट को रिसीट पड़ेगी, इससे जो गवर्नमेंट की एसेट एंड लाइबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है एक टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसको बढ़ाने की बात की गई है आरबीआई के रिपोर्ट में, क्योंकि ये काफ़ी समय से कांस्टेंट पड़ा है। और टैक्स रेवेन्यू इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। कैपिटल रिसीट में हम एक होता है डेट रिसीट, एक होता है नॉन डेट रिसीट। डेट रिसीट में सीधा सीधा आ गया बोरोइंग, और नॉन डेट रिसीट में आ गया इंटरेस्ट रिसीट और डिविडेंड। ये नॉन टैक्स, यहाँ पे ये वाली स्लाइड यहाँ पे आना था, जैसे फ़ी हो गया, फ़ी पेमेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये डिविडेंड का मतलब यहाँ पे रॉयल्टी है, और ये डिविडेंड का है मतलब यहाँ पे जो पीएसयूज़ है उसका डिविडेंड से है। तो अब जब हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे तो हम टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट, क्रिएटिंग
कैपिटल रिसीट, मतलब जो बोरोइंग है उसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करते। फिर आया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये देखिए ये वाली बात, ये क्या होता है, आर दोज रिसीट विच आर नॉट बोरोइंग एंड डू नॉट गिव राइज टू डेट। इससे हमारा ऋण नहीं बढ़ता, जैसे रिकवरी ऑफ लोन हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ PSU हो गया। फिर आता है नेट फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है, ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से जब हम माइनस करते हैं द नेट लैंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, वो होता है नेट फिस्कल डेफिसिट। एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स बोएंसी। टैक्स बोएंसी का मतलब होता है कि हमारे GDP के बढ़ने से हमारा टैक्स कितना बढ़ रहा है उसको कहते हैं टैक्स बोएंसी। दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें भी, एक होता है टैक्स बोएंसी, एक होता है टैक्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है जब हम टैक्स रेवेन्यू को देखते हैं टैक्स रेट से, कि टैक्स रेट में चेंज होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया, वो होता है टैक्स इलास्टिसिटी। और जब हम टैक्स बोएंसी की बात करें, टैक्स रेवेन्यू में जो चेंज आता है वो GDP की वजह से, GDP में चेंज होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया उसे कहते हैं टैक्स बोएंसी। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो टैक्स बोएंसी होता है उसमें हम बेस लेते हैं डिनोमिनेटर में, और टैक्स इलास्टिसिटी में हम जो टैक्स रेट होता है उसको लेते हैं डिनोमिनेटर में, ओके। व्हाट इज़ फिस्कल कैपेसिटी ऑफ स्टेट। फिस्कल कैपेसिटी ऑफ स्टेट होता है कि जब गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है वो अपने ही रिसोर्सेज से पूरा करती है, उसे अपना खर्चा पूरा करने के लिए किसी लोन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं फिस्कल कैपेसिटी ऑफ स्टेट। फिस्कल कैपेसिटी reflect the state government ability to meet its expenditure through its own revenue receipts. Currently state finance only 58%, मतलब कि हमारे को 32% एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए हमें 32% लोन लेना पड़ता है। हम सिर्फ 58% ही अपना एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के काबिल है अपने रिसोर्सेज पे। ये वेरियस स्टेट की बात की जा रही है। और इसका कारण क्या है, लोअर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर GSDP। देखिए हमारा जो स्टेट का हिमाचल की बात करें तो लगभग 13% शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का। और इसमें जब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो लगभग 55% पॉपुलेशन काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर में, और वो GDP में कंट्रीब्यूट कर रही है सिर्फ 13%, जो कि बहुत कम है। तो अगर हमें अपना फिस्कल कैपेसिटी बनाना होगा तो ये हमें एम्प्लॉयमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हमारा फिस्कल कैपेसिटी एनहांस हो सकता है। हाई पर कैपिटा इनकम भी फिस्कल कैपेसिटी को बढ़ाएगी, एजुकेशनल लेवल बढ़ाएगा, लो इन्फ्लेशन, लो करप्शन एंड लोअर साइज ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी होता है कि जब इकोनॉमी में करप्शन ज़्यादा होता है, करप्शन और उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं शैडो इकोनॉमी। हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो क्या क्या होता है, लीज एंड सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, यूजर चार्जेस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज सच एज इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, लॉटरीज, इस पे जो टैक्स लगता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम लोन एक्सटेंडेड टू एंटिटी लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड लोकल बॉडीज़, ओके। तो ये जो सारी फाइंडिंग थी ये थी जो RBI की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उससे रिलेटेड ये सारी फाइंडिंग थी। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। अभी इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, आपके ऑप्शन है 100, 203, 378, 267। तो इसका सही आंसर है 267।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे इकोनॉमिक एरिया को कहते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे बिजली फ्री दी जाती है, वहाँ उस क्षेत्र का सरकार के द्वारा विकास कर दिया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से काफ़ी अच्छा लिंक्ड होता है और वहाँ पे कई तरह की रियायतें दी जाती है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इस बार इसमें 5th अमेंडमेंट हुआ है रूल्स में, और वो किसके अंडर हुआ है, सेक्शन 55 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 205। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री जोन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट, अर्बन एंटरप्राइजेज जोन एंड अदर्स, ये सारे किस में आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। हमारे पास अभी ऑपरेशनल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 276, और इस बार जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमने एक्सपोर्ट किया था वो था 155.8 बिलियन का इन 2022-23, जो कि जिसमें से 61.6 बिलियन गुड्स थी और 94.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज से। किसका, कहाँ से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। तो इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होना कितना ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस for private capital mobilization is released by WTO, IMF, World Bank, ASEAN। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। The share of remittance in Indian economy in 2023 is, हमारा रेमिटेंस जो आता है दूसरे देशों से जो इंडिया को इनकम आती है वो कितनी है, 2.5%, 2.3% ऑफ GDP, 11.1%, 3.4%। इसका आंसर है 3.4%। अब हम इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन वर्ल्ड इंडिया है इस रिपोर्ट के अनुसार, और हमें 125 बिलियन रेमिटेंस मिला है 2023 में, और इसका शेयर कितना है हमारी इकोनॉमी में, 3.4%। रेमिटेंस फ्रॉम US, UK, सिंगापुर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट कलेक्टिवली अकाउंट्स ऑफ 36% ऑफ टोटल रेमिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 कंट्री है जिसमें से टोटल रेवेन्यू का 36% आता है, और सबसे ज़्यादा हमें किस देश से रेमिटेंस आता है, वो है UAE। पहले ये 3 का कंट्रीब्यूशन है, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देखिए ये 3 कंट्री है जो 36% कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल रेमिटेंस में, और जो UAE है वो अकेला ही है जो 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और हमारे देश में रेमिटेंस आने का कारण क्या है, हिस्टोरिकली टाइट लेबर मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट, हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन यूरोप रिफ्लेक्ट extensive leveraging of worker retention program, deepening of inflation in high income country। तो ये रीज़न है हमारे देश में ज़्यादा रेमिटेंस आने के इन देशों से। अब जो ये नाही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में था, और आपको ये पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1988 में, क्योंकि तब एक्ट लाया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे एंड ट्रस्टेड टू इट एंड फॉर मैटर रिलेटेड टू इंसिडेंटल देयर टू, मतलब रोड से रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन है उससे रिलेटेड है ये नाही। और हमारे देश का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है, जो कि कितना है हमारा रोड नेटवर्क, 66.71 लाख किलोमीटर। ये फिगर आपको याद रखनी है। 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क इज़ NH। NH कितना है टोटल रोड का,
2%, विच कैरीज 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक। देखिए 2%, केवल 2% 40% ट्रैफिक को लेके चलता है। और हमारी जो कैपेसिटी है एक दिन में रोड बनाने की, वो है 29 किलोमीटर पर डे। ये कब थी? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये डाटा सर्वे में हमें दिया गया था। और रोड को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें पहला इनिशिएटिव है भारतमाला परियोजना, फिर है स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ग्रीन हाईवे प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015, भूमि राशि, ये इम्पॉर्टेंट ऐप है। ये क्या है? लैंड एक्विजिशन पोर्टल है टू डिजिटाइज द लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन प्रोसेस। और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। अब एक रिपोर्ट आती है लीड रिपोर्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये हमें बताती है कि वेरियस स्टेट्स में जो सामान ले जाना कितना आसान, कितना अप्रोचेबल है, उसके बारे में हमें रिपोर्ट देती है ये लीड रिपोर्ट। It was launched by Ministry of Commerce and Industry on the line of Logistic Performance Index LPI of World Bank। आपको ये भी पता चल रहा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की रैंक कितनी थी 2023 में LPI में? वो थी 38 139 देशों में। और ये कुछ पिलर्स हैं, इसके आधार पर ये लीड रिपोर्ट दी जाती है। और इसकी वजह से क्या है, 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिन्होंने नोटिफाइड कर दिया है देयर स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टेट लॉजिस्टिक को आसान बनाने के लिए जिसने अपनी पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है। और इसमें जो वेरियस स्टेट की कंडीशन है वो इस तरह है, जैसे इसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कोस्टल, लैंड लॉक्ड, नॉर्थ ईस्ट, यूनियन टेरिटरी। देखिए ये जो हिमाचल है वो है इसमें एस्पायर किसके साथ? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल एंड झारखंड। मतलब हिमाचल की कंडीशन इसमें बहुत अच्छी नहीं है। अचीवर में कोस्टल में आगे है आंध्र प्रदेश, लैंडलॉक में आगे है हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में असम और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। अब जो हमारा एक बैंक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एपेक्स बॉडी है किसकी? रूरल एरिया में बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग प्रॉस्पेरिटी के लिए। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1982 में। और ये एक्ट आया था 1981 में। इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका कंपोजिशन इस तरह से है जिसमें 3 चेयरमैन होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं RBI की तरफ से, 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 4 डायरेक्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके कुछ फंक्शन है और ये सुपरवाइज करता है किसको? रीजनल रूरल बैंक को। अब एक हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि जो इंडिया है, इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है किसमें? इनलैंड फिश प्रोडक्शन में। तो अब इंडिया बन गया है सबसे ज़्यादा इनलैंड फिश प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा इनलैंड फिश प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए थे, जिसमें से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज़। इससे क्या हो गया कि हमारा
फिशरी का या एक्वाकल्चर का हेल्थ काफ़ी अच्छा हो गया। फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, इसकी फुल फॉर्म मैंने 2-3 एग्ज़ाम में पूछी है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, तो ऐसा नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम में। किसान क्रेडिट कार्ड को भी अगर हमारे जो फिशरमैन हैं उनके लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है और एक ऐप की स्थापना की गई है, ई-गोपाला ऐप। अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस सेक्शन को रेफ़र कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, इसको मैंने एक सेपरेट लेक्चर में भी कवर किया है, जिसमें पर्टिकुलर मैंने इसी टॉपिक को डिस्कस किया है और ये मंथली कंपाइलेशन में फिर से रिपीट हो रहा है। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिलीज्ड अ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 बेस्ड ऑन एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे फ्रॉम मार्च। कब इसका टाइम ड्यूरेशन था? 22 से 23। और इसमें क्या हुआ, इसमें हमने इसके प्रोडक्शन को कैप्चर किया था, मिल्क, एग, मीट, बूट प्रोडक्शन। और जो लास्ट 5 साल में 18-19 से 22-23 में मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड है, या मैं कहूँ वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से, जिसके फादर माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ये इंक्रीज़ हुआ है 22%। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। 187 मिलियन टन से ये 230 मिलियन टन हो गया है 22-23 में। और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 15.72 और फिर है राजस्थान। अगर आपको 3-4 स्टेट पता करने हैं तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने 3 से 4 स्टेट को बताया है उनके नंबर के हिसाब से। एग प्रोडक्शन रिलेटेड विद सिल्वर रेवोल्यूशन, और इसकी ग्रोथ 33% है। और सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, फॉलोड बाय तमिलनाडु। फिर आता है मीट प्रोडक्शन, दिस इज़ रिलेटेड विद पिंक रेवोल्यूशन, और इसमें ग्रोथ था 20% का, और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन भी उत्तर प्रदेश है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। फिर आता है वूल प्रोडक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है राजस्थान, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर। उसके बाद हमारा आता है एक टॉपिक था एनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो बोलते थे कि जो स्टेट है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो जो ये एनार्को कैपिटलिज्म है, ये जो स्टेट का इंटरवेंशन था सिक्योरिटी में भी, उसको भी नकारता है कि अगर हम सिक्योरिटी वाला इशू भी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो हमारा जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं एनार्को कैपिटलिज्म। रेफर्स टू अ पॉलिटिकल फिलॉसफी विच कॉल फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का हम अस्तित्व ही है जो ख़त्म कर देंगे। और प्रोविज़न ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू बी कंट्रोल बाय प्राइवेट कंपनी को हम दे देंगे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर। ट्रेडिशनली फ्री मार्केट एडवोकेट, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हैज़ सपोर्टेड द प्राइवेट प्रोविजन ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पुलिस। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि ये तो स्टेट ही मेंटेन करेगा, लेकिन ये वाली फ़िलॉसफी ऐसी है जिसमें ये हक भी स्टेट से छीन लिया जाता है। एनार्को कैपिटलिस्ट बिलीव दैट द प्राइवेट कंपनी competing in a free market can provide policing and legal services better than state.
सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।